हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक। एक बार फिर सभी को गुड इवनिंग। सभी आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपकी क्लास लाइव है, शाम के 8 बज चुके हैं, मैं लाइव हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आया हूँ स्टूडेंट, जो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए और जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ वाकई में हमने तैयारी की है आज। तो और स्टूडेंट जल्दी एक भी प्रश्न मिस ना हो जाए, जल्दी आइए और पढ़िए मेरे साथ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इसके बाद हम आपको जीएस के प्रश्न कराएंगे और जीएस के प्रश्न आज हम आपको लगभग 80 प्रश्न कराएंगे स्टूडेंट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और पढ़ते रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज हम प्रसिद्ध कवि, लेखक, क्योंकि हम इनको ख़त्म करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे 1000 प्रश्न का है जो हम आपको रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। लगभग 50-50 प्रश्न, ये 40-40 प्रश्न हम आपको रोज़ प्रोवाइड कराएंगे। उनके बारे में पूरी डिटेल बताएंगे और वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है क्वेश्चन। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। सभी को बुला लें क्वेश्चन, जितने लोग अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, एक बार सभी को वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और कह दीजिए कि प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं वही चीज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो मैं मानता हूं कि पेपर में ये अच्छे से पूछी जाएंगी। तो ऑप्शन मैं चाहता हूं कि आपको वो तो बता दूं जो आए हुए प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम पूछ लिए गए हैं, एक दो बार एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर पढ़ लें और अच्छे से तैयारी कर लें क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दूंगा क्वेश्चन, जितना मुझसे आता है मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि मैं पहला भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिलवा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको अपनी पीडीएफ पे प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन आपको, और आप लोग मेरी पीडीएफ से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, आप मुझे अच्छे से वाकिफ़ है मुझसे कि हाँ कि सर अगर आप चाहेंगे तो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो आप लोग मेरा साथ दें, बस बने रहिए मेरे साथ और उन सभी लोगों को बुला लें जो अभी भी हमारे साथ नहीं आए हैं। और स्टूडेंट एक बात और सुनने में आई है कि आप लोग हिंदी की वीडियो देखकर फिर जीएस की वीडियो में भाग जाते हैं, ऐसा मत करना। क्योंकि जीएस सबसे महासंग्राम है क्वेश्चन आपके लिए। तो जीएस के एक एक प्रश्न देखा करो। कोई स्टूडेंट इस टाइम मोबाइल यानी कि अपने परिवार से बिल्कुल नाता तोड़ लो स्टूडेंट, 1-2 महीने की बात है बिल्कुल। ठीक है, ये मत समझो कि हाँ कि कोई भी है, क्या है तुम्हारा कितना ही सगा है, पढ़ लो पहले क्वेश्चन, बिल्कुल फ्री हो जाइए, पढ़ ले फ्री माइंड से। और पढ़ने के बाद जब आपको पता चलेगा कि हाँ आज हमने पढ़ा है और हमसे कितना आता था, यही पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करें पहले प्रश्न से क्वेश्चन। सभी लोग रेडी हैं? एक बार वीडियो को लाइक करके बताएं कि सभी लोग रेडी हैं। जो आपके लाइव में दिल का निशान आ रहा होगा, इस पर टच करके बताएं कि आप लोग सभी तैयार हैं। वाह, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेन्द्र की, अज्ञे की या नागार्जुन की? कमेंट कर दो क्वेश्चन। गोदान किसकी रचना है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। आपने इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट किया, प्रेमचंद की है गोदान। तो ध्यान रखेंगे अच्छे बच्चे, सभी बच्चे, कि गोदान प्रेमचंद की है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख उपन्यास है क्वेश्चन, ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। इसके अलावा प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ निर्मला है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमशः, कार्यकल्प, ठीक है, मंगलसूत्र, अपूर्ण है, ध्यान रखना। जैनेन्द्र की कृतियाँ परख है, ये ध्यान रखना, जैनेन्द्र की कृतियाँ परख है। सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, वीरता, हर्षवर्धन, मुक्तिबोध, अंतरा है। अज्ञे की कीर्ति है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। नागार्जुन की कीर्ति है रतिनाथ की चाची, नए पौधे, वल्च वलच नामा, इमरतियाँ, बाबा बट्टेश्वर नाथ, हरिक जयंती। तो ये नागार्जुन की कीर्तियाँ हैं। ठीक है क्वेश्चन, जितने ऑप्शन हैं सबके बारे में बताया इन्होंने। पहले प्रेमचंद के बारे में बताया, फिर जयनेन्द्र के बारे में बताया, फिर अज्ञे के, फिर नागार्जुन के। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीजक किसकी रचना है क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर दें। बीजक कबीर की है, जायसी की है, सूरदास की है या तुलसीदास की है बीजक? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। तो आपने सभी ने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी बेस्ट। तो आपने बताया है कि बीजक किसकी रचना है। जो लोग अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं, जल्दी कमेंट करें। तो बीजक कबीर की रचना है, किसकी है? कबीर की। चलिए देखते हैं कबीरदास की जो और रचनाएं हैं कौन कौन सी है। बीजक है, साकी है, शबद है, रमेनी है। जायसी की है पद्मवत, अखरावट, आखिरी कलाम। सूरसागर के सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तुलसीदास की है रामचरितमानस, मानस, गीतावली, रामलला, नछु,
कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। तो ये तुलसीदास के क्वेश्चन। अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म सहानी। अंधेरी नगरी के नाटक के रचयिता कौन है? एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। जो कॉन्स्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 18 आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन प्रश्नों को जरूर लगा लें। तो अंधेरी नगरी जो सही आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड क्वेश्चन। तो और ध्यान रखेंगे अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक है। इसके सती प्रता है, नील देवी है, भारत दुर्दशा है, प्रेम जोगनी है, चंद्रावली है, विषय है, विषय मौषध है, बेदंगी है, हिंसा है, हिंसा न भक्ति है, और जयशंकर प्रसाद के सज्जन है, नाटक कल्याणी है, परिणय है, करुणालय है, प्राश्चित है, राजश्री है, विशाख है, जाशत्रु है, जन्मेजय है, जन्मेजय का यज्ञ है, कामना है, स्कंदगुप्त है, एक घोट चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ये मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, लहरों का राजहंस है, आधे अधूरे है, भीष्म सहानी, हानूश है, माधवी है, मुआवजे है, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन। कामायनी के रचनाकार पूछा है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार कमेंट कर दें। कामायनी, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। कामायनी के रचनाकार हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी है, महाकाव्य, प्रेम राज्य है, झरना, आशु, लहर, कानन कुसुम आदि है। सुमित्र पंत की वीणा, कल पल्लव, गुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण आदि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, तुलसीदास है। ध्यान रखना तुलसीदास की रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महादेवी वर्मा की निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, यामा है, और सप्तपर्णा है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। वाओ, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का क्या नाम है? प्रेमचंदन जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, या रामजन शुक्ल जी। तो एक बार कमेंट करेंगे, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यास का क्या नाम है? तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8, 5, 7, 12। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं क्वेश्चन, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कि तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही वेरी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है पॉइंट। मगर हम क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में कितने कांड हैं? वेरी गुड, आपने कमेंट किया 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। 7 के 7 कांड आपके सामने क्वेश्चन, जिसे नहीं पता है वो इसे एक स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, बालकांड है, अद्वैयकांड है, अरण्यकांड है, किष्किंधाकांड है, सुंदरकांड है, लंकाकांड है, उत्तरकांड है। नेक्स्ट है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। एक बार कमेंट करें, जल्दीबाजी किसी को नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन आज की क्लास में, क्योंकि आज आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं। तो कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। क्या पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? सॉरी मैंने ये पढ़ दिया भी है, तो ध्यान रखना, नहीं पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, यामा, ठीक है। नहीं है, बाकी सभी हैं, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तीनों हैं, बस यामा नहीं है। यामा महादेवी वर्मा की है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गांधी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैशरण गुप्त, या सुमित्रन पंत। एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था महात्मा गांधी ने। तो एक बार कमेंट कर दें। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, मैशरण गुप्त को। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। कब दिया था? 1912 में। ध्यान रखना, उनकी रचना थी भारत भारती पर, ठीक है, ध्यान रखना। इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लेकर क्वेश्चन मैं आपको हर प्रश्न दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। एक बार कमेंट करेंगे कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे।
वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करने के लिए वेरी गुड। उत्तर प्रदेश पुलिस में 25/10/2018 में शिफ्ट नंबर में पूछा गया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, एक बार कमेंट कर दें सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। अगर आपने ए लगाया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, निहार। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, महादेवी वर्मा छाया कवियत्री है, आधुनिक की मीरा कहा जाता है, इनकी कृत्य निहार है, संध्या गीत है, शरदा है, निर्जा है, यामा है इत्यादि है। साकेत की रचना महेश्वरण गुप्त है, यह बात ध्यान रखनी है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद है, यह बात ध्यान रखनी है। जय प्रकाश की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, यह बात ध्यान रखनी है। जयद्रथ वध किसकी रचना है क्वेश्चन? तो जयद्रथ वध जयशंकर प्रसाद, महेश्वरण गुप्त। दो ऑप्शन तो यहाँ है, दो ऑप्शन और दिखाते हैं। जयद्रथ वध अगले ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सूर्य यानी सुमित्र नंदपत। तो एक बार बताएंगे जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर हम हैं स्टैंड स्टैम कि जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो आप लोग कमेंट करके एक बार किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी है क्वेश्चन? तो इसका सही आंसर होगा महेश्वरण गुप्त की है जयद्रथ वध। तो ध्यान रखना जयद्रथ वध किसकी रचना है, महेश्वरण गुप्त की है, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। जयद्रथ वध महेश्वरण गुप्त की रचना क्वेश्चन, इस बात का विषय ध्यान रखना है, कोई भी स्टूडेंट भूल ना जाए इस पॉइंट को कि जयद्रथ वध किसकी रचना है, महेश्वरण गुप्त की है। जयशंकर प्रसाद की ये रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की ये रहे, ध्यान रखना। और सुमित्रन पंत की आपके सामने है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? अच्छा क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था। अतीत के जलचित्र किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर अतीत के जलचित्र। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? वेरी गुड, आपने कमेंट किया महादेवी वर्मा की है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। ऐसे ही करते रहे कमेंट, ए ऑप्शन हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास है, परिजात है, बेदही बनवास है, कृष्ण शतक है, रसिक रहस्य है, पदम प्रसून आदि है। सियाराम शरण गुप्त की नकुल है, दैनिक उन्मुक्त विषाद बापू आदि है। सूर्यकांत त्रिपाठी अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिका, अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति आदि हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन, रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है? तो रामचरितमानस में सोपानों या कांडों की संख्या कितनी है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। तो 7 है, 8 है, 9 है, 5 है, एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे रामचरितमानस में सोपानों की संख्या कितनी है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न था कि रामचरितमानस में सोपानों की या कांडों की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया 7 है, वेरी गुड क्वेश्चन, कितनी है 7। तो ध्यान रखना है रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के 7 सोपान कांड हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर लंका और उत्तरकांड। आगे है कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, एक बार कमेंट करेंगे। आज्ञा है या पद्माकर हैं, केशव है, बिहारी हैं। तो कठिन काव्य के प्रेत कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर कमेंट कर दें कि कठिन काव्य के प्रेत। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कठिन काव्य के प्रेत कौन है। अगर कठिन गद्य के प्रेत आता तो यहाँ पे कौन होते कठिन गद्य के? यहाँ पे 2 प्रश्न बन सकते थे इस प्रश्न में। अगर पूछता कठिन गद्य के प्रेत कौन है, इनने काव्य का पूछा है तो चलो काव्य के तो केशव दास है, वेरी गुड क्वेश्चन, अपना केशव दास लगाया है। और अगर पूछता कठिन गद्य के प्रेत कौन है तो अज्ञा होते हैं। तो इस बात का विषय ध्यान रखना है, अगर कठिन काव्य का प्रेत पूछता है तो केशव दास है और कठिन गद्य का प्रेत पूछता है तो अज्ञा है। इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि दोनों प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं कि कठिन काव्य प्रेत कहे जाने केशव दास है जो हिंदी साहित्य प्रति रीतिकाली कवि हैं, ठीक है। ये भक्तिकाली अत्यंत पारता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर याद रखोगे सिलेक्शन के बाद भी। आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी या चकोरी। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है, ध्यान रखना। इनकी छायावाद युग के 4 स्तंभ में प्रमुख स्तंभ है। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृति निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा आदि है। यामा के लिए ना 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवियत्री है, ये बात भी ध्यान रखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवियत्री है, इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि वीर रस की एकमात्र कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है।
राजा लक्ष्मण सिंह या बाल गोपंत मुकुंद गुप्त या राजा शिव प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। वेरी गुड, कमेंट कर दिया। और बच्चों ने एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है। जल्दी कमेंट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है। तो सितारे हिंद जो किस लेखक का उपनाम है, यह है राजा शिव प्रसाद का उपनाम। तो ध्यान रखना, राजा शिव प्रसाद को ही सितारे हिंद के नाम से जानते हैं। तो राजा शिव प्रसाद उपनाम हिंदी में उपन्यास साहित्य राजा शिव प्रसाद का है। इनकी भाषा फारसी तथा अरबी शब्दों में इनका अधिक प्रयोग हुआ है। इनकी कृतियाँ है मानव, धर्मसार, बामा, मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। ध्यान रखना, रानी केत की कहानी किसकी है? रानी केत की कहानी इंशाल्लाह खां, माधव राव सप्रे, किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। तो रानी केत की कहानी किसकी कहानीकारक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो रानी केत की कहानी के जो कहानीकारक हैं वो हैं इंशाल्लाह खां। वेरी गुड क्वेश्चन, कौन है? इंशाल्लाह खां है, ऑप्शन नंबर ए। तो रानी केत की कहानी के रचनाकार इंशाल्लाह खां हैं, जो 1798 से 1803 के मध्य की है। यह इस कहानी का एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इस कहानी का अन्य नाम क्या है? उदयभान चरित्र भी है। रानी केत की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, जो हास्य प्रधान शैली की लिखी गई है। किशोरी गोस्वामी लाल ने इंदुमती और माधवराव सप्रे की टोकरी भर मिट्टी था वृंदालाल वर्मा की राखी बंद भाई। ठीक है, राखी बंद भाई कहानी विद्या की रचना है। नेक्स्ट है, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? कितना अच्छा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में पूछा गया प्रश्न है कि आंसू किसका प्रमुख काव्य है। एक बार कमेंट करेंगे। मैशरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्र पंत। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन ज़्यादा तेज नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए जितना पढ़ लोगे उतना ही बेहतर है क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट कर दें कि आंसू किसका एक प्रमुख काव्य है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करने के लिए वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें, जल्दी जल्दी बता दें। और वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, सभी कमेंट करें और सभी को जोड़ लो क्वेश्चन, जितने भी हैं दुनिया के अंदर स्टूडेंट, सबको जोड़ो हमारे यूट्यूब चैनल से और कह दो कि आ जाइए, देख लीजिए क्या क्या चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपने कमेंट किया, जयशंकर प्रसाद। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? जयशंकर प्रसाद का है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि हैं, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकारक थे। यह छायावादी कवि है, छायावाद का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना कामायनी है। महाकाव्य आंसू, लहर, झरना, चित्रधारा, स्कंदगुप्त, धूपस्वामिनी, एक घूट, विशाखा, अजाशत्रु, छाया, आकाशदीप, आधी, तितली, कंकाल आदि हैं। भारतीय हिंदी युग की सीमा क्या है? एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट। 1850 से 1900, 1989 से 1887, 1875 से 1965, 1900 से 2010। तो भारतीय हिंदी युग की सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपने कमेंट किया 1850 से 1900। वेरी गुड, ठीक है। इसे नवजागरण काल भी कहते हैं, ठीक है। और अवतार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे किया गया था, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट आगे चल, अगला प्रश्न है, हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ। हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ 1900, 1936, 1950, 1955। एक बार कमेंट करके बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट कर दें कि हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ, कब हुआ। वेरी गुड क्वेश्चन, कब हुआ था, एक बार कमेंट करो जल्दी। हिंदी रेखाचित्र का विकास के बाद हुआ, तो इसका हुआ 1936 में, ध्यान रखना। कब हुआ? 1936। साहित्य में जिसे रेखाचित्र कहते हैं उसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अंकन किया जाता है, इसे शब्दचित्र भी कहते हैं। हिंदी रेखाचित्र का विकास 1936 के बाद हुआ है। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच शब्द से पर्याय है। हिंदी में महादेव वर्मा, रामकृष्ण विनयपुरी, बनारसदास चतुर्वेदी प्रमुख रेखाचित्रकार हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छे फैक्ट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर चीज़ बता रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि कहीं दिक्कत ना जाए आपको। भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवक्ता कौन है? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचना के समर्थन प्रवक्ता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर चिन्मय। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में मार्क्सवादी चिंतन, परंपरा और समालोचन के समर्थन प्रवक्ता कौन है। वेरी गुड क्वेश्चन, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। और जिन्होंने अभी भी आंसर नहीं बताया, एक बार आंसर कमेंट करने की सोचें।
तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगर बी ऑप्शन आपने कमेंट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन, ध्यान रखना। अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या होगा? प्रकृतिवाद, छायावाद, स्वच्छंदतावाद या साम्यवाद? तो एक बार बताएंगे कि अंग्रेजी के रोमांटिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? तो एक बार कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो रोमांटिज्म का सही अर्थ पूछा हिंदी में, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्वच्छंदतावाद। तो ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखना ऑप्शन, स्वच्छंदतावाद के लिए प्रयुक्त होता है वर्ड। तो इसका सही आंसर है स्वच्छंदतावाद, ध्यान रखना। रासो चरित्र काव्य है और उसकी रचना शासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षितिज मोहन सेन? तो एक बार और पढ़ता हूँ ऑप्शन। रासो, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। रासो चरित्र काव्य है और इसकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य क्षितिज मोहन सेन का है? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। जो बच्चे अभी भी कमेंट नहीं कर रहे हैं, एक बार अपनी उंगलियों को थोड़ा घिस लो, कीपैड पर ध्यान रहेगा, फिर मेरी बातों को मान लो। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो रासो रचित काव्य है, उसकी रचना रासक शैली है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हीरामन शुआ का उल्लेख आता है, हीरामन शुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में, पद्मावत में, सूरसागर में, रामचरित मानस में? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि हीरामन शुआ का उल्लेख आता है, कहाँ आता है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा, कि हीरामन शुआ का उल्लेख कहाँ आता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आप लोग। कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो इसका सही आंसर होगा पद्मावत। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा, कहाँ आता है? पद्मावत में आता है, ध्यान रखना। पद्मावत में आता है, यह जायसी द्वारा सूफी काव्य है जो परंपरा का महाकाव्य है। सुआ का उपयोग कथनात्मक प्रतीक है, संत के साहित्य में ही होता है, आ रहा है। करकंड चऊ में पहली बार हीरामन सुआ का नाम सुनाई पड़ता है। पद्मावत में प्रयुक्त प्रतिकार्य इस प्रकार है। रत्नशेर मन सिंगल, चलो ये तो फालतू बातें हैं आपके, इसको आप अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट इसका कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जो फ़ायदा है वो चीज़ों से है जो आपको दिखा रहा हूँ। हमारी चीज़ फ़ायदेमंद ये है। सूरदास के गुरु कौन हैं? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मध्वाचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य है या व्यासाचार्य है? क्या आपको पता है सूरदास के गुरु कौन थे? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। अरे वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, आपने सही आंसर कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी साहित्य सूरदास के गुरु कितने हैं? तो ध्यान रखना, सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य थे, और वल्लभाचार्य के अन्य शिष्य कृष्णदास थे, परमानंद कुम्भनदास थे, और वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? नंददास, छह स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्बुद्धदास, ठीक है, ध्यान रखना। जो अष्टाप की स्थापना की थी इन्होंने, तो उसमें चार चार शिष्य वल्लभाचार्य के थे और चार शिष्य किसके थे? विठलनाथ के थे, ध्यान रखना। अष्टाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, आलिशान प्रश्न है कि वरिया बीत वल गया, बरिया बीती वल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उस पंक्ति रचनाकार कौन है? कबीर, रहीम, सूरदास, घनानंद? अगर आप इस पंक्ति का रचनाकार बता सकते हैं तो जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और मुझे बताएं कि सर कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ये हो जाएगा। एक बार कमेंट करें। वेरी गुड ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन होगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अगर ए बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है? प्रेम सागर, इंदुमती, रानीकेत की कहानी, आकाशदीप? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम पूछा है, एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, डियर माय डियर स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं, एक बार जरूर बताएंगे कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम। वेरी गुड, तो क्या है? इंदुमती है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम, इंदुमती। इंदुमती है, इसके लिए किशोरीलाल गोस्वामी है। यह कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल जी की है। रानीकेत की कहानी इंशाअल्लाह खां की, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की है। गबन किसके रचनाकार है? गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास,
रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कोई नहीं जानता क्वेश्चन, तो बता देंगे। तो मुंशी प्रेमचंद, क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद की है, ध्यान रखना क्वेश्चन। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, ऐसा ही में पूछा गया प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा, सरस्वती, विशाल भारत या हिंदी प्रदीप, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। और स्टूडेंट देखो, जितनी मेरे से मेहनत हो रही है मैं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, नहीं तो बहुत पीछे रह जाओगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन रिपीट करा दूँ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर दो, क्या हो जाएगा। तो कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद थे? तो सरस्वती पत्रिका के थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरस्वती पत्रिका संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। द्विवेदी ने सन 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया था। विशाल भारत पत्रिका का संपादक बनारस दास चतुर्वेदी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक भास्कर भट्ट जी थे। और द्वितीय को हो कि द्विवेदी जी ने साहित्यिक योगदान में ध्यान में रखते हुए इस कालखंड को द्विवेदी युग के नाम से ही संबोधित किया था। नेक्स्ट है, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करें। मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। मृगनयनी किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। वैष्णव गुप्त है, प्रेमचंद है, जैनेन्द्र है, वृंदरलाल वर्मा है। कमेंट करेंगे मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, एक बार कमेंट करेंगे। आज ठंड बहुत काफ़ी हो रही है क्वेश्चन, बहुत अच्छी ठंड हो रही है आज, और हमें तो पता नहीं यार क्या हो गया। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक बार कमेंट कर दिया आपने, वृंदालाल वर्मा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना इन बातों को, आप इस एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि आप लोग इनको पढ़ लोगे तो यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। अब ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से आप क्वेश्चन आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद, रामदृश्य मिश्र, नरेंद्र कोहली, नरेश मेहता। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो ना भूत ना भविष्यति, कितना अच्छा प्रश्न है, कमेंट करो पहले, जब बढ़ूंगा आगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, करो कमेंट। तो ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, नरेंद्र कोहली हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। क्वेश्चन आपकी वजह से जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, ध्यान रखना क्वेश्चन, बस यही मेरी तमन्ना है कि आप लोगों की जॉब लग जाए, ठीक है। निम्न में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? गीतांजलि, चंद्रकांता, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस। कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करें, कौन सी रचना ऐसी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की चंद्रकांत रचना नहीं है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। बाकी सभी गीतांजलि, दो बहनें और पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर की है। जो चंद्रकांता तो देवकीनंदन खत्री की है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, किसकी है? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है, जबकि गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस ये सभी रचनाएं रविन्द्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था उस टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो इस बात का विषय ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यास लेखक प्रेमचंद है? किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है? चित्रलेखा, मानस के हंस, कर्मभूमि, झूठा सच। क्वेश्चन 32 का सही आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन कि किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 32 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा? कर्मभूमि के। ध्यान रखना किसके हैं? कर्मभूमि के। कर्मभूमि उपन्यास के मुंशी प्रेमचंद, झूठा लेखक के लेखक यशपाल है, चित्रलेखा के भगवत वर्मा है, और मानस के हंस लेखक अमृतलाल नागर है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कर्मभूमि के हैं मुंशी प्रेमचंद, झूठा सच लेखक है यशपाल, चित्रलेखा के है भगवत वर्मा, मानस के हंस है अमृतलाल नागर। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन। भारत की खोज किसकी कृति है? कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर। स्पीड भी घटा दी क्वेश्चन, आवाज़ भी थोड़ी कम कर ली है आप लोग, अब तो कमेंट करते रहो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गया हूँ, क्या है कि भारत की खोज किसकी कीर्ति है? एक बार कमेंट कर दे। रविन्द्रनाथ टैगोर की, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी।
भारत की खोज यूपीएसआई में पूछा गया था 2017 में। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत की खोज किसी। वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, देखो अपना आंसर क्या सही है। आपका आंसर अगर बी बताया है आपने तो जब भी सही है, नहीं तो नहीं है सही ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू की कृति है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। नेहरू जी ने गेम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी आत्मकथा पुस्तक लिखी है। गांधी जी द्वारा लिखी 4 पुस्तकें, हिंद स्वराज, दक्षिण अफ्रीका, सत्याग्रह इतिहास, सत्य के प्रयोग, आत्मकथा तथा गीता पदार्थ कोश। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन। यात्री अपूर्ण सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं। ठीक है, भारत के संघर्ष पूर्ण तथा एक भारतीय यात्री अपूर्ण आत्मकथा सुभाष चंद्र बोस की रचनाएं हैं। ध्यान देना। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? एक बार कमेंट करके बताएं, रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? रामधारी दिनदिनकर, श्याम सुंदर दास, शिव सिंह, पंडित जगन्नाथ। एक बार कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे। वेरी गुड ऑप्शन। रश्मि रथी के रचनाकार कौन है? वेरी गुड। तो कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहो ऑप्शन और पढ़ते रहें आलिशान तरीके से। अगला प्रश्न है, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? क्वेश्चन नंबर 35 पर आ गए हैं। कौटिल्य, प्रेमचंद्र, चतुर्सेन, आचार्य तुलसी। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। बस 40 प्रश्न तक चलने हैं ऑप्शन, फिर जीएस लगाएंगे। जल्दी जल्दी कर लो, 5 प्रश्न और। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर कमेंट कर दो कि अग्नि परीक्षा। तो अग्नि परीक्षा के जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आचार्य तुलसी। ऑप्शन संडे के दिन पूरा ये कराऊंगा साहित्य, आप लोग बस फ्री रहना उस दिन संडे में। ठीक है, आपको संडे के दिन आपकी आलिशान क्लास होगी हिंदी साहित्य की। सभी लोगों के कानों में बात पहुंचा देना कि हिंदी साहित्य की क्लास संडे के दिन शाम 6 बजे या 7 बजे 10 बजे तक होगी, जिसमें हिंदी साहित्य होगा और उसमें जीएस की क्लास होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो अग्नि परीक्षा के रचनाकार कौन है? आचार्य तुलसी है। तो ध्यान रखना, आचार्य तुलसी की रचना है कौटिल्य, सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगरवधु, वे राक्षस, सोमनाथ गोली इत्यादि शास्त्री के उपन्यास हैं। आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इसमें से किसे दी जाती है? तो आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इसमें किसे? यशपाल, जैनेन्द्र, फणीश्वर राम वृक्ष बेनीपुरी या फणीश्वरनाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कमेंट करें सब स्टूडेंट कि आंचलिक उपन्यासों की संज्ञा इनमें से किसे दी जाती है। कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है फणीश्वरनाथ रेणु को दी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सिया राम में सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो इन्होंने पूछा है कि यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की तो है, मगर उनकी किस कृति से है? गीतावली से है, दोहावली से है, रामचरितमानस या जानकी मंगल। तो सिया राम में सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर। ऑप्शन बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, हार्ड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, जब भी तो कहता हूँ कि एक बार पढ़ लो ऑप्शन। मगर तुम्हें क्या पता चल रहा अभी, तो मतलब मस्ती में हो ऑप्शन, बट टाइम खराब कर रहे हो अपना। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पढ़ना पड़ता है पेपर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर कमेंट किया आपने, वेरी गुड। तो रामचरितमानस से है। कहाँ से है? ऑप्शन नंबर सी अगर लगाया है तो रामचरितमानस आपका सही आंसर है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण खालिस्तान को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो इस आधुनिक मीरा आ गया, तो इसका आंसर बताई दोगे? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन जल्दी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ध्यान रखना यहाँ पे। बिना दीवार का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विद्या पर आधारित है? तो कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? कहानी है, नाटक है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन 39 का सही आंसर। तो यह क्या है क्वेश्चन? तो बिना दीवारों घर मन्नू भंडारी की कृति है। ये तो कन्फर्म है कि बिना दीवारों घर किसकी कृति है? मन्नू भंडारी की। मगर यह किस विधा पर आधारित है? नाटक है। क्या क्वेश्चन? नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। देख लेंगे बी, हाँ सही है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, बस लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। अब हम जीएस लगाएंगे स्टूडेंट, इसका कल पढ़ेंगे। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। अब हम जीएस की ओर चलेंगे क्वेश्चन। तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? वंग महिला,
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन जो भी स्पीड पढ़ा रहा हूँ या घटा रहा हूँ आपकी ही बदौलत है, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी चाहता हूँ पढ़ाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब जल्दी से नहीं आराम आराम से पढ़ने पड़ते हैं, तो उन्हें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन वो हैं जो वेरी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए हैं। ये मजाकों वाले प्रश्न नहीं है क्वेश्चन के, हाँ कि कहीं से भी उठाकर यहाँ रख दिए और पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। ये ऐसा ही तक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अगर इन्हें पढ़ लोगे ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की रहती है? आपने कमेंट किया, जो बच्चे अभी भी कमेंट करने से रह गए कमेंट कर दो जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर कमेंट करें सब स्टूडेंट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर आपने कमेंट किया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, हाँ सही है, ध्यान रखना। दीप जले शंख बजे रेखांकित लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। उनकी अन्य कृति है नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना आदि। जबकि वंग महिला की कहानी है दुलाई बाई। रामचंद्र शुक्ल का निबंध है संग्रह चिंतामणि तथा श्रीलाल शुक्ल की प्रमुख कृति है राग दरबारी। ठीक है क्वेश्चन, बस हम 40 प्रश्न तक ही पढ़ेंगे, अब हम जीएस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बस बने रहे मेरे साथ अंत तक, एक भी क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए क्वेश्चन आप लोगों से। पूरा जीएस का एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लगाना है। 9:30 बजे तक क्लास चलेगी आज, ठीक है, क्योंकि 70 प्रश्न होने हैं। 9:30 या 9:35 36 जो भी होगा क्वेश्चन, जब तक हमारी क्लास चलनी है आप लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, जब तक मैं गुड नाइट ना बोल दूं, जब तक कोई भी बच्चा हमारे यहाँ से वापस नहीं जाएगा। नहीं तो दिल नहीं लगेगा आपका, देख लेना। अगर आप चले भी गए तो दिल नहीं लगेगा, वापस यहीं आओगे, क्योंकि इस टाइम ये वक्त है पढ़ने का। क्योंकि आपको पता है कि मात्र 20 से 25 दिन बोर्ड बचे हैं। चलो 40 दिन मान लो, चलो 30 दिन मान लो, 35 दिन मान लो, ये 35 दिन वो हैं जो गोल्डन हैं। ऑप्शन बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैथ है, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है। इसलिए मैं हिंदी रीजनिंग जीएस तो करा ही दूँ आपको कवर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक दिन और करा देंगे क्वेश्चन। कुछ क्लासों में पढ़ रहे हो आप, कुछ यहाँ पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा जाने की कोशिश ना करे, जीएस का एक एक प्रश्न को देखें और पढ़ें। ठीक है क्वेश्चन, जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हमसे उनसे भी कह दो कि वो भी आ जाएं। ठीक है, एक एक प्रश्न पढ़ लोगे याद हो जाएगा, ज़िंदगी सवर जाएगी, लास्ट मौका है, बहुत साल बाद जॉब पाएगी। अब ध्यान रखना क्वेश्चन। चलिए अब जीएस की ओर चलते हैं क्वेश्चन। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम जीएस की तरफ आ गए हैं और जीएस में भी वो भी भूगोल ज्योग्राफी के 40 प्रश्न हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आज। तो एक एक प्रश्न को हम अच्छे से पढ़ेंगे और 40 के 40 प्रश्न में पढ़ने हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें क्वेश्चन। कहीं भी ऐसा ना हो कि कोई भी वीडियो हम डालें और तुम्हें ना पता चले और वही वीडियो सबसे महत्वपूर्ण हो आपके लिए। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पहले। तो हम ज्योग्राफी के टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं क्वेश्चन। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 32 प्रश्न और करेंगे। तो लिखा हुआ है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के किससे अलग करती हैं, यानी ये भारत को किससे अलग करती हैं? तो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं ये पूछा है। तो अगर आप लोग जानते हैं इसका आंसर तो आप कमेंट कर दें, नहीं तो बने रहें इसी पीडीएफ में और आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हंगू, आमुर, शालवीन, यांग्स, क्यांग। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो अगर आप जानते हैं इसका आंसर तो इसका आंसर भी कमेंट कर दें। तो दोनों प्रश्न के आंसर देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। इसी पीडीएफ के अंदर हम दोनों प्रश्न के आंसर आपको दिखाएंगे क्वेश्चन। आज हम भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के 40 प्रश्न, महत्वपूर्ण 40 प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो किसी न किसी एग्जाम के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें। हमारा पहला प्रश्न है कि खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उर्वरक, सोना, एल्युमिनियम, तांबा। तो खेतड़ी किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें।
क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और आप जानते हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी इंशाल्लाह एक दिन, और मिलेगी स्टूडेंट, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर मिलेगी। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया तांबा, कि खेतड़ी किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट, कोयला, अभ्रक, लोहा अयस्क। तो वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें कि वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आ गए हैं, तो कमेंट कर दें और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होने वाला है। करें जल्दी कमेंट ऑप्शन। तो बॉक्साइट है पहला ऑप्शन, दूसरा कोयला है, तीसरा अभ्रक है, और चौथा है लोहा अयस्क। तो वेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी लोग जानते हैं लोहा अयस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन। नेक्स्ट, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में आते हैं तो ज्वार होगा। तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सरल रेखा में हैं तो ज्वार होगा लघु ज्वार, दीर्घ ज्वार, मिश्रित ज्वार या दैनिक ज्वार। तो सही आंसर कमेंट करने के लिए जल्दी बताएं मुझे क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आप कमेंट कर दें ऑप्शन। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और जल्दी जल्दी पढ़ते रहें। तो जब सूर्य, चंद्रमा या पृथ्वी एक सरल रेखा में आते हैं तो उसे सही आंसर आपने कमेंट किया ऑप्शन, वेरी गुड। अगर आपने बी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, उसे कहते हैं दीर्घ ज्वार। क्या कहते हैं ऑप्शन, दीर्घ ज्वार कहते हैं उसको, तो ध्यान रखना ऑप्शन, अगर आपको याद नहीं था तो याद कर लेना दीर्घ ज्वार। नेक्स्ट, चागोश द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, दक्षिण प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या चीन सागर में। तो चागोश द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। अगर आप लोग जानते हैं इसका सही आंसर तो कमेंट कर दें कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होने वाला है, कि चागोश द्वीप समूह कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन जो स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, एक बार उनको वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए और कह दीजिए कि पढ़ लेंगे, क्योंकि अंत समय जब आया तो आपको पता ही है इसकी पूरी कहानी। तो इस टाइम सर बहुत आपके पास बहुत अच्छा गोल्डन चांस है सभी लोगों के, आप अच्छा चाहते हैं अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना तो सब चीज़ त्याग दो स्टूडेंट 2 महीने के लिए और पढ़ लीजिए। तो चागोश द्वीप समूह क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया हिंद महासागर में है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड ऑप्शन, कहाँ है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन परिवार को सर्वप्रथम अपनाया। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, कि निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। ब्राज़ील, भारत, चीन, यूएसए। तो एक बार कमेंट करेंगे कि देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट करेंगे। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। वेरी गुड, जो स्टूडेंट अच्छे कमेंट कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, और जो लोग सिर्फ आंसर सुन रहे हैं तो आंसर सुनते रहें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे पास आंसर ही सुनते हैं, सिर्फ कमेंट नहीं करते हैं, तो वो कमेंट ना करें, आंसर सुनते रहें प्रत्येक क्वेश्चन का बस धीरे धीरे। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। कांगो, नील, ज़ैम्बेज़ी, नाइजर। तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। कांगो, नील, ज़ैम्बेज़ी या नाइजर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन पूछा है कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, कमेंट करते रहें। कांगो है, नील है, ज़ैम्बेज़ी है और नाइजर है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया कांगो। अगर आप बता रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना ऑप्शन। नेक्स्ट है, अधिकतम उष्ण यानी कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। उपोष्णीय, टुंड्रा, ध्रुवीय या विषुवतीय। तो अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, कि अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा डी, विषुवतीय। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का रडार माना जाता है। दरियाई घोड़ा,
कबूतर, उल्लू या गिद्ध? कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपको पढ़ाता हूँ। आप लोग बस मेहनत करते रहें कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का रडार माना जाता है? दरियाई घोड़ा है, कबूतर है, उल्लू है या गिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एक बार कमेंट करने की कोशिश करें। तो किसे प्राकृतिक का रडार माना जाता है? तो वह है दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? कंबोडिया है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है? तो कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? अगर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा, कौन सा देश श्याम के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर वे इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? भारत, यूएसए, क्यूबा, ब्राज़ील? बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये तो कोई भी पूछ लेता है, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाने जाने वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे भारत है, यूएसए है, या क्यूबा है, या ब्राज़ील है? वेरी गुड क्वेश्चन, कमेंट करते रहें, प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करेंगे, अच्छा आंसर मिलता रहेगा, मैं जवाब देता रहूँगा आप लोगों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहें क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर आपने इसका सही आंसर बताया है क्यूबा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अपसादी चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान? तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं कमेंट करें। तो कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जगह अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? यमन, इराक, अर्जेंटीना, ब्राज़ील? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि मोचा या कहवा कहाँ उगाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आप कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर आपने कमेंट किया यमन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यमन में उगाई जाती है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है? दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही कमेंट करते रहिए। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी बताया है तो सही आंसर है कि दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट ऐसे ही पढ़ते रहें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता है? लाल सागर, ग्रेट साल्ट लेक झील, मृत सागर, या वान झील? तो एक बार बताएंगे कि किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता है? तो लाल सागर में है, ग्रेट साल्ट लेक में है, या मृत सागर में है, या वान झील में है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट कर दें कि किस सागर या झील में सबसे अधिक लवणता है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, कमेंट करें। जो लोग इसका आंसर जानते हैं तो जरूर बताएं, कमेंट में क्वेश्चन जल्दी बता दें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया वान झील है, ऑप्शन नंबर डी वान झील। ध्यान रखना, हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? भृंगु, क्लिफ, हमदा, मरुटिब्बा, ड्यू, कहर यानी शर्क? एक बार कमेंट करेंगे कि हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो हवा के तेज रेतीले टीले से बने डिब्बे को क्या कहते हैं? बने रेतीले टीले को उसे कहते हैं मरु डिब्बा यानी ड्यून। एक बार ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अगर नहीं बताया तो याद रख लेना कि मरु डिब्बा यानी ड्यून कहा जाता है उसको। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है मलाज खंड क्या है? मलाज खंड जाना जाता है तांबे खनन के लिए, लोहा अयस्क खनन के लिए, अभ्रक खनन के लिए, स्वर्ण खनन के लिए। तो मलाज खंड जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर और बताएंगे। जल्दी कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन। कमेंट आप लोग करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हम जीएस में बहुत सारे प्रश्न लगा देंगे धीरे धीरे। तो रोज़ के हम बहुत सारे प्रश्न लगाते हैं क्वेश्चन। तो मलाज खंड जाना जाता है तो तांबा खनन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर वी ए इसका सही आंसर होगा। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहा जाता है? आइसोहाइड, आइसोबार, आइसोथर्म, कंटूर लाइन। तो एक बार बताएंगे कमेंट करके कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं? एक बार अगर आप जानते हैं तो आप भी कमेंट करें क्वेश्चन कि आइसोहाइड कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं, ये कंटूर लाइन कहते हैं। एक बार जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं सभी लोग कमेंट करने की कोशिश करें, ज़्यादा कमेंट करें कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली समरेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया आइसोहाइड। क्या कहते हैं उसे? आइसोहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अभ्रक उत्पादन केंद्र यानी कोडरमा स्थित है। तो अभ्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा कहाँ होता है? अभ्रक उत्पादन कोडरमा। और ये कहाँ है? ये पूछा उड़ीसा में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है। तो अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा कहाँ स्थित है? एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये कहाँ है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर बी बता रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर इससे अलावा कोई आंसर बताए तो आपका आंसर गलत है। तो झारखंड में स्थित है क्वेश्चन, ध्यान रखना कोडरमा। तो कहाँ स्थित है? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वारोल्स, हेम्बोल्ट, सी ओ साबर, जे ब्रुन्स। एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बता दें कि मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर जाएगा जे ब्रुन्स। ऑप्शन नंबर डी जे ब्रुन्स हो जाएगा। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? शुक्र, गोवी, चोलिस्तान, मीरपुर। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है ये पूछा है। अगर आप भी जानते हैं इसका सही आंसर तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको कमेंट कर दिया आपने चोलिस्तान। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर जगह सी चोलिस्तान कहा जाता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है पेरिस इस्तांबुल को, पर्थ सिडनी को, टोक्यो ओसाका को, हैलिफैक्स वैंकूवर को। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है। जितने लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं क्वेश्चन तो अपना नुकसान कर रहे हैं। सभी लोगों को जोड़ लें क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा। और क्वेश्चन पढ़ लें मन लगा के, क्योंकि ये लास्ट मौका है उत्तर प्रदेश पुलिस RO या APS वालों के लिए और SSC GD के लिए अच्छा मौका है, गोल्डन चांस है क्वेश्चन। एक बार अपना ज़रा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें हर चीज़ में और पढ़ें और बताएं हर प्रश्न का आंसर क्वेश्चन, तो जब भी तो सीखोगे। तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन जोड़ती है तो किसी किसी जोड़ती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आप 4 ऑप्शन को एक बार फिर पढ़ें और बताएं मुझे सही आंसर।
पहला है पेरिस इस्तांबुल को, दूसरा है पर्थ सिडनी को, टोक्यो ओसाका को और हैलिफैक्स वैंकूवर को। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर? ए ऑप्शन, पेरिस इस्तांबुल को जोड़ती है। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, K2, माउंट आबू या अनेमुदी? एक बार कमेंट करेंगे दुनिया में सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी है, ये पूछा है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 22 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है K2 ही है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है चाहवार। अगर ऑप्शन एक बार कमेंट और करेंगे कि चलो K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पहली कौन सी है, बताएं एक बार कमेंट करके। नेक्स्ट है चाहवार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? तो चाहवार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? श्रीलंका, थाईलैंड, इराक, ईरान? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कि चाहवार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? तो श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, इराक में है या ईरान में है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो चाहवार पोर्ट के देश में विकसित किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ईरान में। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आपने डी बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, जरूर कमेंट करेंगे। अप्सारी चट्टान, अग्रणी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या कृत्रिम पत्थर? तो एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही आंसर है। तो ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आप कमेंट कर दें ऑप्शन, और बता दें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। तो अग्रणी चट्टान इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बताया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे। 5 जून, 16 सितंबर, 14 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी कमेंट कर दें, जो भी कमेंट करने से रह गए हैं तो एक बार कमेंट करने की कोशिश करें। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी गुड, 5 जून। आपने सभी ने आंसर कमेंट कर दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नव्य नदी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की व्यस्तम नव्य नदी है? अमेजन, राइन, डैन्यूब, मिसिसिपी? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर, और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है। विश्व की व्यस्तम नव्य नदी कौन सी है, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 26 में, और 26 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राइन है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा मानव भूगोल मानव परिस्थिति है? किसने कहा कि मानव भूगोल मानव परिस्थिति है, पारिस्थितिकी? तो एक बार कमेंट करिए, किसने कहा कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो रेजेंटल, रेट जल, H वेरोज, हार्टरोन्स सोन या डब्लू किक? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर, और बताएंगे फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा H वेरोज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? आगे क्वेश्चन जब भी PDF में क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन मिल चुका है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। होंगो है, आमुर है, सालवीन है, यांग्स है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होंगो। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ध्यान रखना होंगो। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? वायुमंडल के दबाव,
हृदय की धड़कन, भूकंप की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, एक बार कमेंट कर दे। क्वेश्चन 29 का सही आंसर। तो सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। वटलैंड ब्रंटलैंड है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? मानव विकास से, आर्थिक विकास से, भू संकलन नियंत्रण से या सतत विकास से? तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक बार सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करें। सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा सतत विकास से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऑप्शन कई बार एग्जाम पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। वेरी 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 महत्वपूर्ण है, जितना कहा जाए उतना कम है ऑप्शन, तो अच्छे से पढ़ लेना ऑप्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है पतझड़ी वन, दूसरा है घास स्थल वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन और चौथा है शंकुधारी वन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसा प्रश्न आपके सामने पहली बार आया होगा जो आपके एग्जाम में भी पाया, ऐसी ऐसी सेम टू सेम ऐसे ही मिलता है ऑप्शन, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। तो आप लोग इसे अच्छे से आंसर कमेंट करेंगे। तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ट कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो कनाडा, ब्राज़ील, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन ध्यान रखना है। निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? टोंगा गर्त, मेरियाना गर्त, मिंडानाओ गर्त, सुंडा गर्त। तो एक बार कमेंट कर दें कि निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने दें ऑप्शन, ना बातचीत करें कोई भी कमेंट में बातचीत नहीं करेगा ऑप्शन मेरे कहने से, ठीक है। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, बस सिर्फ आंसर बताइए, बस घर की बातें यहाँ शुरू मत किया करो ऑप्शन की कोई भी। बस आप पढ़िए ऑप्शन, अपना सिलेक्शन लीजिए, अपनी नौकरी लगाइए, ठीक है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी हमारे लिए। तो आप लोग पढ़ के अच्छे से नौकरी लगाएं, जब तो एक नाम की चीज़ होगी भी ऑप्शन, घर की बातें मत किया करो। तो सुंडा करते इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत के किससे अलग करती हैं? तो म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं ऑप्शन, ध्यान रखना। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती है, ये पूछा है और यही पीडीएफ में सबसे पहला प्रश्न था। तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर आपने कमेंट किया, म्यांमार से अलग करती हैं, ऑप्शन नंबर ए। किससे अलग करती हैं? म्यांमार से अलग करती हैं। बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? हिमाद्री में, कुमाऊं हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या मध्य हिमालय में? तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर। तो बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है, इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, कुमाऊं हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल किसकी विशेषता है? तो शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल किसकी विशेषता है? मानसूनी जलवायु की, भूमध्य सागर जलवायु की, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाली जलवायु की। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। शुष्क ग्रीष्मकाल एवं वर्षा युक्त शीतकाल किसकी विशेषता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपने कमेंट किया, भूमध्य सागर जलवायु की, ऑप्शन नंबर बी
भूमध्य सागर जलवायु की है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? महालंगूर, चोमलंगमा, सागरमाथा या खुम्बुत्से? एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताएंगे जल्दी कमेंट में कि क्या हो जाएगा सही आंसर। कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ गए हैं, जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन, बताएंगे मुझे सही आंसर। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपने कमेंट किया क्वेश्चन, उसका नाम है सागरमाथा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सागरमाथा। और रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है वलन से, व्रशन से, संपीड़न से, शंबलन से। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण कब होता है? क्वेश्चन नंबर 38 पर आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है व्रशन से। ऑप्शन नंबर सी बी सही आंसर है, व्रशन से होता है रिफ्ट घाटी का निर्माण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पिरवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निम्नांकित में से किसने पिरवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डेली, मर्रे, डेविस, डार्विन? एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर और बताएंगे मुझे सही आंसर क्या हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा डेली। तो ध्यान रखना क्वेश्चन डेली हो जाएगा। तो किसने प्रबल व्यक्ति की उत्पत्ति जाने हिमालय नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? डेली ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, सिविल सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की? तो मार्क जेफरसन, एम बी हम्बोल्ट, कार्ल रेटर या एल्स वर्थ हिंटिंगटन? तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? तो सिविलाइजेशन एवं क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की? तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है एल्सवर्थ हिंग हिंटिंगटन। हिंटिंगटन है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्वेश्चन। एक प्रश्न आपके लिए है कि भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, बोलर, शांभल या लोकटक? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं बताता, अगर इस प्रश्न को आप सर्च भी करेंगे क्वेश्चन, तो इसके साथ साथ 3-4 प्रश्न और देख लेंगे। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि भारत की मीठे पानी की वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है, बोलर है, शांबर है या लोकटक है? लोकटक। सभी स्टूडेंट कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो पीडीएफ का क्वेश्चन आपके लिए होता है, क्वेश्चन फॉर यू। फिर आगे चलेंगे, अभी और प्रश्न पढ़ने हैं, क्वेश्चन बहुत सारे प्रश्न पढ़ने हैं। अभी हमने जीएस के 40 प्रश्न पढ़े हैं क्वेश्चन, अभी और पढ़ेंगे। तो ये था क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप इसका आंसर सभी को बता देना कमेंट में क्वेश्चन, ठीक है। और जो लोगों को नहीं पता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में सर्च कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है उसको सर्च किया करो, और सर्च करने के साथ साथ उसको सबको अच्छे से पढ़ा करो फिर डिटेल से, ठीक है। क्योंकि जो आपको नहीं पता वो तो आपको स्क्रीनशॉट लेना ही पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। किसी के चक्कर में मत रहो, आप अपना आपको देखो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन, बने रहे मेरे साथ। वाह भाई वाह, कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ला रहा हूँ, कितने वीआईपी पीडीएफ क्वेश्चन। कोशिका विज्ञान टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं, 2 नंबर पक्के हैं। कोशिका खोज किसने की? पहला क्वेश्चन है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसने कहा जाता है? न्यूक्लियस की बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? घर किसे कहा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और क्या लो और स्टैंड, इससे अच्छे प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए। तो बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें क्वेश्चन।
ऐसे ही, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर अगर आज हम मेहनत कर लेंगे तो कुछ हमारे भी बस पल्ले लग जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर इसी PDF में ऑप्शन, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, फिर आपको ऑप्शन में लिंक दिखाएंगा मैं और क्वेश्चन के आंसर भी बताऊंगा, ठीक है ऑप्शन। तो कोशिका विज्ञान टॉप 30 प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले हमने अब 40 प्रश्न लगाए, 70 प्रश्न हमारे हो जाएंगे क्वेश्चन, और पल भर में हमें पता भी नहीं चलता क्वेश्चन। और ये प्रश्न तो हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की XYZ, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएँ, ठीक है क्वेश्चन। शुरुआत करें, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? पैलेड, डी डोबे, टी बोवेरी, अल्टमैन। तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर। जल्दी कमेंट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन और बताएंगे मुझे सही आंसर, जितने मिस्टर मेरे साथ बने हुए हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया अल्टमैन। अगर आपने डी ऑप्शन बताया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, अल्टमैन ने की थी। कोशिका की खोज किसने की? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉफ, रॉबर्ट हुक, ब्राउन। तो कोशिका की खोज किसने की? एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहे क्वेश्चन, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करा रहे हूँ। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन कि कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, तो इसका सही आंसर रॉबर्ट हुक थे, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम होगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का पाचन, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का अवशोषण, भोजन का अपकरण। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट करिए। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन थोड़ा आराम से पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पिछले प्रश्न पढ़े थे मैंने, तो अब थोड़ा सा स्पीड कम करते हुए आप लोग एक एक प्रश्न का आंसर बताएं ऑप्शन। कहीं जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो मन नहीं लगेगा आपका हमारे बिना। ये बात मैंने रात भी देखी थी कि स्टूडेंट चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि दिमाग में एक ही बात चल रही है, पढ़ लें यार, पढ़ लें पढ़ लें। मैसेज आ जाता होगा या कोई व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाता तो चले जाते होंगे वापस, फिर अब वापस फिर आ जाते होंगे कि यार चलो वीडियो देख लें। तो ऑप्शन बने रहें लास्ट तक, सब कुछ छोड़ दो ऑप्शन 2 महीने को, ठीक है, सभी से संन्यास ले लो, कह दो कि 2 महीने बाद मिलेंगे। अब 2 महीने बाद अपने कैरियर के साथ हम आपको दिखेंगे। तो ऑप्शन ये 2 महीने तो है आपके पास, तो आप लोग अगर वापस जाते हैं फिर वापस आते हैं तो आपका मन कैसे लग जाएगा पढ़ने में, तो बताओ। और हमारे बिना तो आपका मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि हम तैयारी करा रहे हैं ऑप्शन, हमारे बिना अगर मन लगा लो आप तो हम भी यहीं हैं, जाओ आजमा लेना आज। अगर आप हमें छोड़ कर जाओगे तो हमारी याद जरूर आएगी, वापस फिर आओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपने कमेंट किया भोजन का ऑक्सीकरण। तो ध्यान रखना ऑप्शन, तो क्या नहीं होता? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कितना अच्छा प्रश्न है ऑप्शन, कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोनोप्लास्ट या अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट कर दें कि क्या होगा सही आंसर। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे ही कमेंट करते रहें। तो आपका जवाब कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कोशिकाओं को एक निश्चित रूप प्रदान कौन प्रदान करती है? कोशिकाओं को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? केंद्रिका, गोलविकाएँ, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति।
तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करेंगे। केंद्रिका है, गोलविकाय है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है। तो कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है कोशिका भित्ति करती है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आपने सही आंसर कमेंट किया, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड ऑप्शन। ऐसे ही बने रहें, पढ़ते रहें, धीरे धीरे सही प्रश्न हो जाएंगे। ऑप्शन जल्दबाजी ना करें, आराम से पढ़ें। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या गोल्गिकाय। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है क्या है? लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या गोल्गिकाय है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। एक बार कमेंट करने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपने कमेंट किया, राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, राइबोसोम। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। गोल्गिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? वेरी गुड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आया है, बहुत ही बार एग्जाम पूछा गया है। वेरी मोस्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना मेरे कहने से कि गोल्गिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? श्रावी, पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका विभाजन सूत्र शुरू करना या श्वसन। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। तो इसका काम है श्रावी यानी किसी पदार्थ का स्राव करना। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना ऑप्शन। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गिकाय। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर और बता देंगे सही आंसर क्या होगा कि कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। एक बार 10वें क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करें। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन का सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गिकाय है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? एक बार कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्यों को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्यों को घुला देना या नष्ट करने की क्षमता होती है कहलाता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल सेप, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करके बताएं कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें द्रव्यों को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे और ये भी बताएंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन जितने भी लोग मेरे साथ बने हैं कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आप लोग चाहते हैं सिलेक्शन लेना। सिलेक्शन इसी बार होगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लो, किसी भी फिक्र मत करो, बस पढ़ लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन पढ़ोगे तो थोड़ा सा भला हो जाएगा आप लोगों का। और सभी को पढ़ने को कहा करो ऑप्शन जितने भी आपके साथ के हैं कि भाई पढ़ ले, क्योंकि कुछ नहीं रखा दुनिया में, दुनियादारी सब यही है। बट अपना जो देखना है वो आपको आखिरत का देखना है ऑप्शन। तो आखिरत की भी तैयारी करना ऑप्शन, नमाज पढ़ा करो, अच्छे से रहा करो ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर कमेंट करना है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार की आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14
कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार कमेंट करें कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्रोमोप्लास्ट। वेरी गुड ओशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू ओशन, थैंक यू। आप सभी प्रश्नों के आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आवर्णीय लवणक, आवर्णीय लवक यानी एक क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? तने कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में और जड़ों की कोशिकाओं में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आवर्णीय लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं। तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है, एक बार कमेंट करें जो अभी भी कमेंट करने से रह गए हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा? जड़ों की कोशिकाओं में। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जड़ों की कोशिकाओं में। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ है वसा, प्रोटीन, खनिज, जल। तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो एक बार कमेंट करें, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, जल है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं। तो 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम है जल। तो वह क्या है? जल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? लाइसोसोम, धानी, राइबोसोम या डेस्मोसोम। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या होगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। वेरी गुड क्वेश्चन, CDS में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, तो इस बात का विषय ध्यान रखेंगे। CDS में आया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न था। कोशिका का जीवित अंश, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जो है वो जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, केवल केंद्रक द्रव से या कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है कि कोशिका का जीवित अंश को जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहें और एक आलिशान मेहनत की ओर आप चल रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि आप कुछ ही दिनों बाद अपने तन पे एक वर्दी देखना चाहते हैं। तो मेहनत तो करनी होगी क्वेश्चन, खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, पढ़िए, दवा का सबको त्याग दीजिए क्वेश्चन कुछ दिनों के लिए। तो क्योंकि ये दुनिया है बहकाएगी, बस बहकाए में होता जाना। तो बस कुछ दिनों की मेहनत करिए क्वेश्चन, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। चलिए वो बात अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने इसका आंसर डी बताया था तो आपका आंसर सही है कि कोशिका जीव द्रव्य ग्रंथ है, किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य से, केंद्रक तो ध्यान रखना है, और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंसे, डार्विन, हेच्चीसन या जॉन रे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएंगे। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आप कमेंट कर दें और बता दें। तो जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पुरकिंजे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न आया क्वेश्चन, ये आंसर सभी लोग जानते हैं इसका। तो बताएंगे कमेंट में कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था?
वाटसन एवं क्रिक ने, होंगो डिवरीज ने, लेमार्क तथा डार्विन ने, फिशर तथा हॉलडानी ने। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल। तो इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट, न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? श्वान, ब्राउन, ल्यूवेनहॉक या होफमिस्टर। तो एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर। तो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की? क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो जब भी सिलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट किया ब्राउन। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस केंद्र की खोज ब्राउन ने की थी। अच्छा प्रश्न है। जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं और बिल्कुल पढ़ने में मन लगा रहे हैं, सिलेक्शन इसी बार होगा उनका, मैं लिख कर दे रहा हूँ। और जो बच्चे इधर उधर की बातों में अपना टाइम ख़राब कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो तो जाएगा क्वेश्चन। बट टाइम ख़राब क्यों कर रहे हो अपना यार, एक बात तो बताओ। पढ़ो ना, जितना पढ़ोगे उतना कम है क्वेश्चन इस दौर में। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ किसके द्वारा नियंत्रित होती है? जीव केंद्रिका के, जीव द्रव्य के, केंद्रक के या माइटोकॉन्ड्रिया के। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की होती हैं। तो इसका सही आंसर केंद्रक के द्वारा होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? केंद्रक, राइबोसोम, गोल्जिकाएं, अंतर्द्रव्य जालिका। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है, इसका सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ गए हैं। जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे साथ जुड़े नहीं जुड़े हैं तो उनसे मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें क्वेश्चन। और जो लोग मेरे साथ अभी भी नहीं आए हैं तो आप उनसे बहुत ही लाख गुना बेहतर हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग आए थे और चले गए देखकर, तो उनसे तो आप लाख गुना क्या कई लाख गुना बेहतर हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है कुछ भी। वो तो यही सोच रहे हैं कि पढ़ा रहा है बस, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टूडेंट जब लगाते हैं ना क्वेश्चन बैठ के, जब चलता है पता कि यार हमारे तो ये भी याद नहीं है, यार इन्हें तो पढ़ ही लेते हम, काश ये याद हो जाते। ठीक है क्वेश्चन, क्वेश्चन को ईजी समझ लेते हैं बच्चे। जब लगातार क्वेश्चन का आंसर बताना पड़ता ना, जब लगता है कि हाँ वाकई में सर ये क्वेश्चन भी हार्ड है हमारे लिए, तो क्योंकि हमने यही भी नहीं पढ़े। तो क्वेश्चन मैं सभी से कहता हूँ इसी बात को कि हाँ आप एक एक प्रश्न को लगाया करो। तो इसका सही आंसर है गोल्जिका है। ऑप्शन नंबर सी, कोशिकांग लाइसोसोम में बनता है, गोल्जिका है। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जिका है। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर और बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। नींद भी आ रही भैया अब तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कमेंट कर दो क्वेश्चन। 6 प्रश्न बाकी हैं। तो इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, वह कौन सा कोशिकांग है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका बन गया माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका भित्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की?
इसका आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट में। फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, नोल तथा रश्का ने, वाटसन तथा क्रिक ने, स्लाइडेन तथा श्वान ने। तो एक बार कमेंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर होगा नोल एवं रश्का ने। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट, अगर ऑप्शन आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF को, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन पढ़ लें एक बार। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक मिलेगा आपको, व्हाट्सएप भी मिलेगा, बहुत तरह के लिंक मिलेंगे आपको। तो उन्हें व्हाट्सएप को तो फॉलो कर लेना क्वेश्चन, और जो टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर लेना, तो आपको सभी चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रोप्लाज्मा, WBC, RBC, अभिमा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हमने कमेंट किया माइक्रोप्लाज्मा है, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोप्लाज्मा। ध्यान रखना ऑप्शन। कोशिकीय व आणविक, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु। एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कमेंट कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपने कमेंट किया हैदराबाद है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड ऑप्शन कहाँ है, हैदराबाद। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, अपारगम्य। तो कोशिका भित्ति होती है, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर, और बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कोशिका भित्ति होती है, एक बार कमेंट करते हैं और बताएं। पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, अपारगम्य। ऑप्शन पूरी वीडियो को देखा करो A to Z। जो बच्चे आते हैं और चले जाते हैं तो उनसे तो आप लाख गुना बेहतर हैं जब तक पढ़ रहे हैं, ठीक है क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन एक जिद है, और इस जिद को हमें पूरा करना होगा जब एक सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो ऐसे सिलेक्शन कहाँ हो रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर आपने कमेंट किया, पारगम्य है कोशिका भित्ति, ठीक है, जिसके आर पार जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कोशिका अंगों को में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। तो कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है, क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं क्वेश्चन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये दोनों PDF चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ से भी दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, मैं आपके सभी के कमेंट देख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम 2 मिनट तक मैं आपके कमेंट देखता हूँ क्वेश्चन। गुड नाइट कहने के बाद भी आप लोगों को गुड नाइट कहता हूँ, बाय बाय बोलता हूँ, फिर भी आपका तलाश पे रहता हूँ कि अगर आप कोई बच्चे को कोई बात बोलनी है तो आप कह सकते हैं मुझसे लाइव। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर आपने कमेंट किया, कोशिका झिल्ली हो जाएगा इसका सही आंसर। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कोशिका का बिजली घर, वेरी मोस्ट। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है। राइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर आपने कमेंट किया, माइटोकॉन्ड्रिया है। कि कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्वेश्चन। ये थे हमारे इस पीडीएफ के 31 प्रश्न। इससे पहले हमने 40 प्रश्न लगाए क्वेश्चन। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। कोई भी स्टूडेंट मुझसे मालूम करने की चाहत ना रखें, क्योंकि आपको पता है कि एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ। क्यों? इसलिए और स्टूडेंट क्योंकि आप लोग इस प्रश्न का आंसर अगर करेंगे। और स्टूडेंट हाँ, एक बात और सुने, जितने हमारे पास लाइव चल रहे थे इतने हमारे लाइक नहीं हैं। जितने स्टूडेंट लाइव थे उतने लाइक नहीं हैं, तो वीडियो को लाइक करने में कहा जाता है क्वेश्चन। तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो सभी स्टूडेंट, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ लाइव रहते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं वीडियो पर। तो ऐसा मत किया करो स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार मेरे वीडियो को लाइक करें। अब ये प्रश्न मैं आपको क्यों देता हूँ, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में इस क्वेश्चन को लिख लिया करो। लिखने के बाद फिर इसे सर्च किया करो, फिर इसका आंसर निकाला करो। जब आप आंसर निकालोगे तो आप इसके साथ साथ 3-4 प्रश्न और पढ़ लोगे। तो इनने पूछा है कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या उपयुक्त में से नहीं कोई नहीं। तो जो बच्चे हमारे साथ बने हुए हैं, जो जानते हैं इस प्रश्न का आंसर, तो कमेंट कर देंगे, और जो नहीं जानते हैं तो उन्हें ये प्रश्न देख लेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट लेने के बाद दूसरे व्यक्ति को दिखाएं और वहाँ से सर्च कर लें क्वेश्चन, ठीक है। तो एक एक प्रश्न के साथ साथ आप इससे 2-4 नॉलेज और सीखेंगे। तो इसलिए मैं आपको हर दिन 1-2 प्रश्न देता रहता हूँ, इसी वजह से कि आप लोग और अच्छे से अपना तैयारी कर लें। तो इस प्रश्न का आंसर जल्दी बता दें और स्टूडेंट कमेंट में कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। मेहनत ही है सब कुछ और स्टूडेंट, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे स्टूडेंट। क्योंकि मेहनत एक ऐसा रंग है स्टूडेंट कि जिसे जिसे चढ़ जाए तो उतरता नहीं है, बहुत मुश्किल से उतरता है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो और स्टूडेंट ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट कर दें स्टूडेंट कि ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपको कैसे लग रहे हैं। 70 प्रश्न आज हमने पढ़े हैं स्टूडेंट, 71 प्रश्न कितने 71 और 73 प्रश्न आज हमने पढ़े हैं। मात्र 1 घंटा हमारे जीएस में हुआ है और बाकी हिंदी में रहता है टाइम हमारा। तो वही चीज़ है स्टूडेंट, क्योंकि हिंदी भी हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, जीएस भी हम पढ़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो ऐसी चीज़ें हैं दोनों जो कंपलसरी एग्ज़ाम में कई कई नंबर के पूछ जाएंगे हमसे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से रहेंगे। अगर किसी को कोई बात बोलनी है तो मैं लाइव हूँ 2 मिनट और, ठीक है स्टूडेंट, तो आप मुझे बता सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है पढ़ने लिखने में तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप मैसेज कर दें। कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, कहीं भी कोई भी शर्माएगा नहीं। बिना कोई झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी बात, जो आप मेरे बताने की मैं आपका पूरा भरोसा कायम रखूँगा स्टूडेंट। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई बात भी मुझसे पूछनी है तो आप बेझिझक मेरे नंबर से मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। सभी को गुड नाइट, टेक केयर, अच्छे से रहेंगे, खाने का ध्यान रखेंगे, ठंड से बच के रहेंगे क्वेश्चन, और अपना ध्यान रखेंगे। कल को मिलते हैं फिर इसी प्लेटफॉर्म पे शाम 8 बजे। ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें रोज़ शाम 8 बजे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।